नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे इस YouTube चैनल में और मेरा नाम है रामचंद्र कुमार साहू। तो दोस्तों, जो हमारी क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की जो सीरीज चल रही थी, तो उसमें मैं आज आपके लिए पाठ नंबर 2 लेकर आया हूं। और पाठ नंबर 2 का एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, जो मैंने मेरे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर आपको क्लास 10 नामक एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप ओके करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और जो पार्ट नंबर 1 है वो भी आप उसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 10 की, तो उसमें आपको जितने भी मैंने पहले वीडियो बनाए हैं वो सारे उसमें मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो 2 नंबर पाठ है उसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक। तो उस पाठ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो पाठ में हम बात करेंगे, तो उसका हम आज पार्ट 2 है, मैं आज आपके लिए बना रहा हूं। तो पार्ट 2 में हम क्या बात करेंगे वो आपको बताता हूं। और इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया उसे थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि उस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या बातें की है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो हम आप देख लेना उस वीडियो को, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, और थोड़ा आपको रिपीट भी करा देता हूँ अगर देखा है तो आपको याद आ जाए। तो मैंने बताया था कि जो गजनी का शासक होता है महमूद गजनी, वो पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, 2 बार आक्रमण करता है। दूसरे आक्रमण में उसे जीत मिलती है, बहुत से राजाओं को वो अपने अधीन कर लेते हैं। और जब वापिस जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना जो गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे भारत में छोड़ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो महमूद गौरी होते हैं पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण के बाद उनकी जीत होती है तो अपने गुलाम को यहाँ का सूबेदार बनाकर जाती हैं। गुलाम का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की सारी जीवनी बताई थी, आप वीडियो में देखिए, बहुत अच्छा वीडियो बना है वो। तो उसमें आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवनी मिल जाएगी कि उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए, कैसे वो राजा बने थे, उन्होंने कब कब क्या कार्य करवाए। तो इस सब के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। और जो आज का जो पार्ट नंबर 2 है, कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, वो कौन से पार्ट का है, वो ही दूसरे ही पार्ट का है। तो दूसरे पार्ट का मैं आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि हम शुरुआत से लगेंगे, पहले भी आपको बता दिया है। तो पार्ट का नाम है संघर्षकालीन भारत। क्या है, संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे जितने भी जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, हमारे जो वीर योद्धा थे उन्होंने युद्ध किया था, उन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। और अगला जो पाठ है उसे भी हम पढ़ेंगे, मतलब सामाजिक विज्ञान की सारी बुक हम क्लियर करेंगे, एक से एक पाठ आगे बढ़ते जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो आज आपके लिए जो पार्ट 2 है, इसके अंदर हम जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश, उस राजा के बारे में जानेंगे कि उस राजा के क्या क्या कार्य है, क्या इंपॉर्टेंट कार्य, उन्होंने क्या क्या करवाया था, कैसे राजा बने थे, किसने राजा बनाया था। तो इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम डाल देता हूँ। तो टॉपिक हमारा वो ही है, दिल्ली सल्तनत। क्या चल रहा है, टॉपिक हमारा दिल्ली सल्तनत का ही चल रहा है। बस दिल्ली सल्तनत का टॉपिक चल रहा है, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर हम बात किस वंश की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गुलाम वंश की। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम गुलाम साम्राज्य की बात करेंगे। इसके 2 अलग और नाम भी है, इलबरी भी है, और ये जो अलग नाम है इस गुलाम वंश के है। तो हम बात करें गुलाम वंश की, और गुलाम वंश के बारे में मैंने जो पहला राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में पहले वीडियो में बता दिया है। जो गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का क्या था, पहला राजा था, इसने ही इसकी स्थापना की थी। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया कि जो पहला पार्ट है उसमें दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कैसे भारत में आया था, कैसे यहाँ का राजा बना, वो सब बातें बताई हुई है। और आज का जो पार्ट है वो क्या है, 2 नंबर पार्ट है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पार्ट नंबर 2। तो इसके अंदर हम जानेंगे जो गुलाम वंश का दूसरा राजा हुआ है, यानी पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और 2 नंबर इल्तुतमिश, उसका भी नाम लिख देता हूं, गुलाम वंश का राजा इल्तुतमिश। तो ये जो इल्तुतमिश है, इनका कोई इतना बड़ा इतिहास नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि गुलाम वंश के जो शासक इल्तुतमिश उनके बारे में बताइए। तो जो इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इल्तुतमिश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इल्तुतमिश कौन था।
तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जो कुतुबुद्दीन राजा बनने के बाद जो उनके पड़ोसी राज्य थे वो क्या करने लगे थे, आक्रमण करने लगे थे। किसके ऊपर? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। तो उन्होंने क्या किया कि इन आक्रमणों को रोकने के लिए उन्होंने वैवाहिक संबंधों का क्या किया था, प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था। किसका? अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था। और किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बात समझ में आई कि ये उत्तराधिकारी कैसे बन गए, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था, उनकी जो बेटी थी उसका विवाह इल्तुतमिश से उन्होंने करवा दिया था। तो ये क्या हो गए, ये दामाद हो गए किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। इल्तुतमिश क्या हो गए? दामाद हो गए और उनके उत्तराधिकारी भी हो गए। तो इस प्रकार से जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उनका जो उत्तराधिकारी घोषित किया होता है वो कौन होता है? वो इल्तुतमिश होता है। तो उसके बाद इल्तुतमिश को क्या बनाया जाता है? राजा बनाया जाता है। और इनका जो शासन काल है वो जान लेते हैं हम। तो इनका शासन काल कितना है? 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश वो क्या करते हैं? वो शासन करते हैं। हमसे पूछ लिया जाए कि इल्तुतमिश का शासन काल कितना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1210 से 1236 ईस्वी तक। क्या लिखेंगे? 1210 से 1236 ईस्वी तक। और एक और इम्पोर्टेंट बात आती है इल्तुतमिश के बारे में, वो क्या है? तो वो ये है कि जो भारत के अंदर मुस्लिमों का वास्तविक संगठन करता है वो किसे माना जाता है? वो इल्तुतमिश को ही माना जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर मुस्लिमों का वास्तविक संगठन करता किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। यहाँ पर लिख देता हूँ, मैन जो इंपॉर्टेंट बातें वो सभी लिखता जाऊंगा, आप अपनी कॉपी में उतारिए। आगे भी हमें जब कब हम बड़े होंगे तो एग्जाम देंगे, वहीं पर भी हमें ये काम आएंगे, ना कि 10वीं में केवल नंबर दिलाने के लिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मुस्लिम जाति के भारत के अंदर मुस्लिम के वास्तविक संगठन करता। तो पूछ लिया जाए कि भारत में मुस्लिम जाति के जो वास्तविक संगठन करता है वो किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को वो वास्तविक संगठन करता माना जाता है। इनके शासन काल के बारे में बात कर ली, 1210 से 1236 ईस्वी तक। और मैंने बताया ये जो दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब और जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, क्या क्या किया है। तो इल्तुतमिश के द्वारा एक युद्ध किया जाता है, वो कब होता है उसकी डेट भी मैं आपको बताऊंगा, किसके ऊपर किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हम सब के बारे में बात करेंगे। तो युद्ध किया जाता है एक 1226 ईस्वी में। 1210 में राजा बने थे, राजा बनने के बाद यानी गद्दी के ऊपर बैठने के बाद 1226 में एक आक्रमण किया जाता है। तो ये जो 1226 का आक्रमण है ये किस पर किया जाता है? तो ये किया जाता है रणथंभौर पर। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जो इल्तुतमिश है वो राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद, राजा कब बनता है? 1210 में बनता है। कब तक रहता है? 1236 ईस्वी तक रहता है। और राजा बनने के बाद जब इन्होंने एक युद्ध किया था, किसके ऊपर किया था? कौन से राज्य के ऊपर किया था? तो वो किया था रणथंभौर राज्य पर। कब किया था? 1226 ईस्वी पर। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इनसे करवाया था। जब इनके ऊपर युद्ध हो रहे थे तो इन्होंने युद्धों से बचने के लिए, और उन्होंने इसे उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। तो 1226 में रणथंभौर पर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। तो इस युद्ध में जीत किसकी होती है? इस युद्ध में जीत होती है इल्तुतमिश की। और जो रणथंभौर का शासक होता है उसकी क्या होती है? हार होती है। और एक युद्ध और किया जाता है इनके द्वारा, वो कब किया जाता है? वो किया जाता है 1223 ईस्वी में। तो ये जो 1223 ईस्वी का युद्ध है ये किसके ऊपर किया जाता है? तो ये किया जाता है जो मालवा वाला भाग है, यानी जो गुजरात वाला भाग है, उस भाग पर आक्रमण किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा 1223 ईस्वी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं लिख देता हूं।
मालवा पर। मालवा में भी किसकी विजय होती है? मालवा में विजय होती है इल्तुतमिश की। दो आक्रमण मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट आक्रमण है, रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें रिपीट करनी पड़ेगी हमें अगर याद रखना है तो, इन बातों को भूलना नहीं है। 1226 में किया जाता है रणथंभौर पर, जीत किसकी होती है? इल्तुतमिश की। 1223 में किया जाता है मालवा पर, जीत किसकी होती है? इल्तुतमिश की। तो ये जो दो आक्रमण किए जाते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। हम इल्तुतमिश की बात करेंगे। तो फिर इसके अलावा क्या होता है कि जो जालोर वाला भाग है, जालोर, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि रणथंभौर और मालवा के अलावा जालोर जो राजस्थान में जिला पड़ता है और जो ग्वालियर वाला भाग है इसके ऊपर भी युद्ध कर कर अधिकार कर लेती है इल्तुतमिश से। तो मैंने आपको बताया 1226 में रणथंभौर पर, 1223 में मालवा पर, जालोर और ग्वालियर पर भी इनका क्या हो जाता है? जो इनका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। तो इसके अलावा एक बात और करता है, अब यहाँ पर लिख देता हूं मैं, तो यहाँ पर लिखता हूं कि तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है ख्वारिज़म शाह है। तो व्यक्ति का नाम है ख्वारिज़म शाह है। तो ये जो ख्वारिज़म शाह है इनका एक पुत्र है। क्या एक पुत्र है? पुत्र का नाम है मकबरूनी। पुत्र मकबरूनी। तो ख्वारिज़म शाह का पुत्र है मकबरूनी। तो ये कहाँ का? ये है मंगोल का। तो कहाँ का? ये मंगोल का है। तो ये क्या करते हैं? ये भारत के ऊपर आक्रमण करने आती है। मैं बात कर रहा हूँ ख्वारिज़म शाह के पुत्र मकबरूनी की। तो मकबरूनी जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है और यहाँ पर कोई इनको एक शक्तिशाली राजा मिल जाता है जिसके कारण उस युद्ध में इनकी जीत नहीं हो पाती है और ये सहायता मांगते हैं इल्तुतमिश से, क्योंकि ये भी मुस्लिम थे। जो इल्तुतमिश था वो भी क्या था? मुस्लिम था। तो ये किससे सहायता मांगते हैं? इल्तुतमिश से सहायता मांगते हैं। लेकिन जो इल्तुतमिश है वो इन्हें सहायता देने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं और ये बिना युद्ध करे कहाँ चले जाते हैं? वापिस मंगोल चले जाते हैं। और जब ये वापिस मंगोल जाते हैं तो वहां का शासक होता है चंगेज खां। कौन होता है? लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वापिस जाता उस समय शासक, तो शासक कौन होता है? चंगेज खां। तो मैंने आपको बात बताई, ख्वारिज़म शाह का पुत्र मकबरूनी भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है, सहायता मांगता है इल्तुतमिश से। तो ये इन्हें मना कर देते हैं और इसके बाद क्या होता है कि जो ये वापस जाते हैं कहाँ पर? मंगोल में। मंगोल का उस समय जो राजा होता है वो कौन होता है? वो होता है चंगेज खां। तो चंगेज खां जो राजा होता है कहाँ का होता है? मंगोल का। तो वो क्या करते हैं कि जब ये इनको सहायता प्रदान नहीं करते हैं तो ये इनसे दुश्मनी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दुश्मनी कर लेते हैं। किस कारण से? क्योंकि इन्होंने सहायता नहीं दी थी किसको? मकबरूनी को। मकबरूनी को सहायता न देने के कारण इनका जो दुश्मनी हो जाती है चंगेज खां के साथ, तो इस कारण से इनके ऊपर आक्रमण होने लगते हैं बाद में। तो आपको मैंने क्या बताया? इल्तुतमिश के बारे में बताया है। 1210 से 1236 ईस्वी तक मुस्लिम जाति के वास्तविक संगठनकर्ता कहलाते हैं। 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। 1223 में मालवा पर करते हैं। जालोर और ग्वालियर पर भी इनका अधिकार हो जाता है और ख्वारिज़म शाह के पुत्र मकबरूनी को सहायता न देने के कारण चंगेज खां से क्या हो जाती है? इनकी दुश्मनी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो है हमारे जो इल्तुतमिश है, जो गुलाम वंश के शासक है वो। तो अगले वीडियो में जो गुलाम वंश का अगला शासक बनेगा, जो अगला गद्दी पर बैठेगा शासक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है तो जो इल्तुतमिश है, जो गुलाम वंश का शासक बना है उसके बारे में। तो इनके बाद कौन शासक बनेंगे, क्या क्या उनके द्वारा कार्य कराए जाते हैं, वो अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो जितने भी आपके मित्र हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास 10 में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।